Hello everybody. Welcome back to my YouTube channel. Today's video is about the process of becoming a registered nurse here in Canada. I think this was the most requested topic in my previous video. Mostly the comments I got were about this only, how to become a registered nurse in Canada, कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, JNM वालों के क्या स्कोप हैं, BSc नर्सिंग वालों के क्या स्कोप हैं। तो आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इसी सब के बारे में बताऊंगी कि मैं कैसे आई थी, मैंने क्या क्या किया था और आप अब क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत बदल गया है। जब मैं आई थी तब प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, कह सकते हो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट अब चीज़ें बदल गई हैं। आई थिंक जब मैं इंडिया में थी तब आप कनाडा के बाहर बैठ के एंक्लेक्स का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आप एंक्लिक्स का एग्ज़ाम इंडिया में बैठे बैठे ही अप्लाई कर सकते हो। इवन आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी इंडिया में बैठे बैठे ही अप्लाई कर सकते हो। कनाडा में बहुत सारे डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, वैसे कनाडा में डिफरेंट प्रोविंसेस हैं और हर प्रोविंस की अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है। तो आपका प्रोसेस कैसा रहेगा और क्या आपका पाथवे होगा, ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम पे मेरे पास ऑन्टेरियो की और एल्बर्टा की रजिस्ट्रेशन है, और दोनों ही रजिस्ट्रेशंस में अगर सबसे ज़्यादा स्मूथ सेलिंग रजिस्ट्रेशन किसी प्रोविंस की थी तो वो एल्बर्टा की थी। एनीवेज, शुरू से शुरू करते हैं कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आई थिंक एल्बर्टा के अलावा मुझे बाकी प्रोविंसेस का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एल्बर्टा ने अपने रूल्स थोड़े लीनियंट किए हैं। तो अगर आप एल्बर्टा में आने के लिए सोच रहे हो, अगर आप एल्बर्टा में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आपको NNAS करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो NNAS बेसिकली क्या है, नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विसेज। तो इसमें क्या है कि अगर आप कोई इंटरनेशनल कैंडिडेट हो, जैसे कि अब मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी जो पढ़ाई करी थी वो मैंने इंडिया में करी थी, मतलब मैंने USA में नहीं करी और मैंने कनाडा में नहीं करी। तो अगर आपने USA और कनाडा के अलावा कहीं पे भी अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करी है तो आपको NNAS करवाना पड़ेगा। ओंटारियो के लिए तो ज़रूर करवाना पड़ेगा। बाकी प्रोविंसेस में भी कुछ कुछ प्रोविंसेस हैं जो अभी भी NNAS मांगते हैं, पर कुछ कुछ प्रोविंसेस हैं जो अपनी खुद की वैल्यूएशन करते हैं। NNAS बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि सब लोग NNAS ही करवाते हैं। तो जब मैंने अपना NNAS करवाया था तो मेरे को 1 साल लग गया था अपनी एलिजिबिलिटी आने में। तो सबसे पहले NNAS क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विस। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो डिग्री है उसको असेस करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो कनाडा के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन से कितना मैच करता है। क्या ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो लैक करती हैं हमारे एजुकेशन में और इनके एजुकेशन सिस्टम में, या फिर इनकी नॉलेज में, ये जो अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स को 4 साल में पढ़ाते हैं और हम जो पढ़ के आए हैं वो कितना सेम है, कितना डिफरेंट है। तो बेसिकली NNAS वो सब देखता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि मैं अपनी वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगी। NNAS की जो साइट है उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसकी कुछ फीस है, अगर मैं कनेडियन डॉलर्स में बोलूँ तो आई थिंक $1000 के आसपास है या $1300 के आसपास कुछ है। अगर आपको दोनों का करवाना है, RN और RPN का। अभी दो चीज़ें होती हैं, डिफरेंट होता है, RPN अलग है और RN अलग है। RN है रजिस्टर्ड नर्स, RPN है रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स। RPN की एलिजिबिलिटी अलग होती है, RN की एलिजिबिलिटी। RPN के लिए आपको 2 साल का एक डिप्लोमा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में GNM और नर्सिंग, BSc नर्सिंग है, वैसे ही यहाँ पे RPN और RN है। अब RPN जो है वो 2 साल का आपका डिप्लोमा है और RN जो है वो आपकी 4 साल की पूरी फुल फ्लेज डिग्री है। दोनों का काम मोस्टली सेम ही है, कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओंटारियो में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सैलरी में काफ़ी डिफरेंस होता है, RPN की सैलरी और RN की सैलरी में काफ़ी डिफरेंस है। पर अगर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस देखा जाए, हॉस्पिटल्स में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस RN का और RPN का ऑलमोस्ट सेम है, बस RPNs जो हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए केयर नहीं कर सकती। जैसे कि RPNs जो हैं ICU में काम नहीं कर सकती या फिर क्रिटिकल केयर एरिया में काम नहीं कर सकती। RNs ऑन दी अदर हैंड वो कर सकती हैं। तो अब क्या होता है कि जब आप अपना NNAS का असेसमेंट करवाते हो तो वो असेसमेंट के बाद आपको एलिजिबिलिटी देते हैं
कि आप जो एंक्लिक्स का एग्ज़ाम है वो किस पोजीशन के लिए दे सकते हो, आरएन के लिए दे सकते हो या फिर आरपीएन के लिए दे सकते हो। अब जो कॉलेजेस हैं इंडिया के, जैसे कि मेरा कॉलेज एम्स था, मेरी कुछ और फ्रेंड्स भी हैं जो एम्स से ही पढ़ी हैं, तो उन्होंने भी अपना, हम सबको आरएन की एलिजिबिलिटी मिली। हमारा करिकुलम अच्छा था, हमारे प्रैक्टिकल आवर्स अच्छे थे, मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो उस वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आरएन, इंडिया से 4 साल की बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, पर उनको आरएन की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती, उनको आरपीएन की एलिजिबिलिटी मिलती है। अब आपको एलिजिबिलिटी जो मिलती है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि आपका करिकुलम कैसा था 4 साल का, बेसिकली आपने क्या क्या पढ़ाई की है, कितने आपके एकेडमिक आवर्स थे, कितने आपके थियोरेटिकल आवर्स थे, कितने आपके प्रैक्टिकल आवर्स थे, ये सब कुछ देखा जाता है। जो आपका एक सिलेबस होता है, हमारा एम्स का वो मैंने जब अपना दिया था तो हमारा 52 पेजेस का वो करिकुलम था सिर्फ एकेडमिक, और जो प्रैक्टिकल आवर्स का था वो भी अलग था। तो वो सब आपको देना पड़ता है। वो आप अपने कॉलेज में जब आप अपना एनएस का प्रोसेस करवा रहे होते हो तो आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका कॉलेज भेजता है वो सब कुछ, और उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी आती है। मैंने जितने भी लोग मेरे आसपास देखे हैं सबको आरएन की एलिजिबिलिटी आई है। किसी के पास या तो ज़्यादा एक्सपीरियंस, अब आप जैसे एक्सपीरियंस है तो आपको वो भी देना पड़ता है। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, एक एविडेंस ऑफ स्कोप ऑफ प्रैक्टिस होता है, वो भी आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे काम किया है, जैसे कि 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है या 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको जो एनएनएस जब आप रजिस्टर करवाओगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि मैंने इस साल से लेके इस साल तक अपनी नर्सिंग की डिग्री ली, फिर मैं इस ईयर से इस ईयर तक मैं यहाँ पे काम कर रहा था या कर रही थी। और आपको वो सारी चीज़ें फिर आपको एनएनएस के थ्रू एक लिस्ट आएगी कि आपको क्या क्या सबमिट करना है। आपको मेन अपनी डिग्री की सबमिशन देनी होती है, अगर आपके पास स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है तो उसकी सबमिशन देनी होती है। फिर आप जिस जगह पे रजिस्टर्ड थे, जैसे कि मेरे पास दिल्ली की रजिस्ट्रेशन थी, तो मैंने वहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाए थे, तो वो सब करना होता है। फिर जब आपका एनएनएस का असेसमेंट आ गया, आपको एलिजिबिलिटी मिल गई, या तो आप आरएन के लिए एग्जाम दे सकते हो एंक्लिक्स का, या फिर आप आरपीएन के लिए। तो जब आपके पास ये एलिजिबिलिटी आ गई तो उसके बाद क्या, ऑब्वियसली आप अपना एग्जाम तो दोगे। एनएनएस का एग्जाम, एंक्लिक्स का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। एंक्लिक्स के एग्जाम के बिना आपको कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रोविंस में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। आप इवन वो तो कैनेडियंस के लिए भी है, अगर आप यूएसए से या फिर कनाडा से ही पढ़े हुए हो और आपने डिग्री ले ली, अब आप ऐसा नहीं होता कि डिग्री आपने ले ली तो उसके बाद आप सीधा रजिस्ट्रेशन करवा लो, आपको एंक्लिक्स का एग्जाम देना ही पड़ता है। एवरीबडी हु नीड्स अ रजिस्ट्रेशन इन कैनेडा हैज टू टेक एंक्लिक्स एग्जाम। तो आप ये सब चीज़ें लेकिन आप इंडिया में बैठे बैठे कर सकते हो। आपने एनएनएस का फॉर्म भरा, एनएनएस से अपना सारा प्रोसेस करवा लिया, आपने अपना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस दे दिया, आपने अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स दे दिया, आपने अपने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट दे दिया। अब आपके पास इंडिया में बैठे बैठे ही आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन, आपके पास एलिजिबिलिटी आ गई। जैसे ही आपके पास एलिजिबिलिटी आई उसके बाद आप एंक्लिक्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। आप बिना एलिजिबिलिटी के एंक्लिक्स के लिए रजिस्टर भी नहीं कर सकते। जब जब आप एंक्लिक्स के लिए रजिस्टर करने जाते हो तो उसमें आपसे वो आपकी एलिजिबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगता है, आपको वो अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप फिर अप्लाई कर सकते हो एंक्लिक्स के लिए। तो आपके पास एलिजिबिलिटी आ गई, आपने एंक्लिक्स के लिए अप्लाई कर दिया, आपने एंक्लिक्स की तैयारी करके एंक्लिक्स का एग्जाम दे दिया, और आपने एंक्लिक्स अपना क्लियर करके आपने एंक्लिक्स पास कर लिया है। अब एंक्लिक्स पास कर लिया, पास करने के बाद क्या प्रोसेस है, आपको सीएनओ के साथ रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इवन आई थिंक थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा है कि आप एंक्लिक्स के लिए आपको अप्लाई करने के लिए भी आपको आई थिंक सीएनओ के साथ पहले अप्लाई करना पड़ता है, कुछ ऐसा होता है। मैं आपको लिंक्स में अपने सारे इस वीडियो में अटैच कर दूंगी, तो आप उसमें जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। पर हाँ, आपने पेपर दे दिया, अब आप सीएनओ के साथ रजिस्टर करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने अपना एग्जाम कर लिया तो अब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। सीएनओ के भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ एंक्लिक्स इकलौती रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सिर्फ एंक्लिक्स हो गया तो अब हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सीएनओ की अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सबसे पहला आता है एंक्लिक्स, दूसरा आपका आता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के भी 2 तरीके हैं जो आप जिससे आप अपनी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। पहली तो ये है कि आपने अपना आइल्स दे दिया, या ओईटी, आई थिंक ओईटी तो मुझे नहीं लगता एक्सेप्टेबल है, बट अगर आपने आइल्स दे दिया या सिलपेप दे दिया या फिर
आई थिंक या यही दो चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, सेल्फ एक्सेप्ट करते हैं और आईएल्स एक्सेप्ट करते हैं। ये सब में आपको एक स्पेसिफिक बैंड लेके आना पड़ेगा। आई थिंक 777-8 या फिर 777-6 ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको ये बैंड स्पेसिफिक लाना पड़ेगा अगर आपको अपनी सीएनओ के साथ आपको एलिजिबिलिटी आपको क्राइटेरिया मीट करना है। तो नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जब मैंने क्या किया कि मैं 1 साल से नर्सिंग होम में काम करी थी एज अ PSW। तो मैं 1 साल से वहाँ पे काम करी थी, तो मैंने अपने DOC से एक लेटर लिया था, जो कि आप भी ले सकते हो। पर इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मिनिमम 1 साल तक किसी इंस्टीट्यूशन में काम करना पड़ेगा जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है। अगर आप एक हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हो एज अ PSW या कुछ, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। इवन अगर आप आई थिंक फ्रंट डेस्क में भी काम करते हो, तो वो लोग भी आपको ये लेटर दे सकते हैं। तो बेसिकली उस लेटर में क्या लिखा होता है, सिर्फ इतना सा मेंशन होता है कि आप उस इंस्टीट्यूशन में इतने साल से काम कर रहे हो और आप अच्छे से फ्लुएंटली कम्युनिकेट करते हो नॉर्मल कैनेडियन पॉपुलेशन के साथ। मतलब बेसिकली वो ये बताता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी है, फ्लुएंट है, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वो लेटर आप या फिर लेके अपना सबमिट करवा सकते हो। बहुत सारे मेरे साथ के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ही कनाडा आए थे, जिन्होंने अपना प्रोसेस करवाया, सब कुछ करवा लिया, उन्होंने अपना एग्ज़ाम दे लिया, सब हो गया, लेकिन वो इस वाले स्टेप में फंस गए ना। उन्होंने कहीं शुरुआत में किसी हेल्थ केयर में काम नहीं किया और उनके आइल्स में नंबर आ नहीं रहे थे, क्योंकि उसमें भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ता है। हर मॉड्यूल में इतने इतने नंबर लाने पड़ते हैं वो वाला क्राइटेरिया मीट करने के लिए। ये क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आपको एक जूरिस्प्रूडेंस का एग्जाम देना पड़ता है, उसकी एक अलग से फीस होती है। आई थिंक $50 का है या $60 का है। वो आपको CNO की ही वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वही आपको गाइड करते हैं कि किधर जाके। वो बहुत ईजी है, बेसिकली एक ओपन बुक टेस्ट है। उसमें सिर्फ आपसे यही सब पूछते हैं कि क्राइटेरियाज क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं कनाडा में या फिर ओंटारियो में काम करने के। तो वो बहुत इजी है। पहले आपको स्लाइड्स पढ़ाएंगे, स्लाइड्स होंगी, इसमें आपको स्लाइड से गो थ्रू करना है, उसके बाद एंड में आपका पेपर होता है। तो आई थिंक वो तो बड़ा इजी है, आप 2-3 घंटे लगा के आराम से जूरिस्प्रूडेंस का एग्जाम कर सकते हो। जूरिस्प्रूडेंस हो गया आपका, आपकी वो लैंग्वेज टेस्ट हो गई, आपका इंग्लिश हो गया। उसके बाद एक आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं अगर आप पहली बार करवा रहे हो तो। अगर आपने पहले एक बार करवाया हुआ है तो इतना टाइम नहीं लगता, तो आई थिंक 1-2 हफ्ते में आपका आ जाता है। पर अगर आप पहली बार करवा रहे हो तो जो उसमें टाइम लगता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाना होता है बेसिकली। तो उसमें यही है कि आपके नाम पे कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा कोई अनपार्डन आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा होना चाहिए, यही सब होता है बेसिकली। वो करवाना पड़ता है, वो मैंडेटरी स्टेप है। जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। और कुछ लोगों को लगता है कि यार लाइसेंस आएगा प्रॉपर जैसा ड्राइवर लाइसेंस आता है, ऐसा कुछ नहीं आता, कुछ प्लेट कुछ नहीं मिलता आपको बस एक बेसिकली एक नंबर मिल जाएगा और वही नंबर अब आपका करता धरता है। तो बेसिकली जो आपका एक नंबर है वो अगर कोई भी CNO की वेबसाइट पे डालेगा तो आपका पूरा जो है प्रोफाइल खुल जाएगा कि हाँ ये नर्स है, ये यहाँ पे काम कर रही है इतने सालों से, इसका प्रीवियस एम्प्लॉयर ये था, अभी करंट एम्प्लॉयर ये है, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन तो नहीं हुआ है किसी चीज़ को लेके, आपने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करी है जो आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बहुत अलग थी और उसके लिए आपको कॉलेज ऑफ रजिस्टर्ड नर्सेज ऑफ ओंटारियो में जो है वो आपको रिपोर्ट किया गया है। तो ये चीज़ जो आप जब किसी नई जॉब पे अप्लाई करते हो तो उधर के एम्प्लॉयर आपका ऑब्वियसली एक बार ही चेक करते हैं पीछे कि हाँ एक बार CNO की वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड हो भी कि नहीं, तो वो सब देखते हैं वो। तो हाँ बेसिकली यही सब है। अपना NNS करो, अपना रजिस्टर, आप ये सब कुछ इंडिया में बैठे बैठे कर सकते हो। आप अपना NCLEX का एग्जाम इंडिया में बैठे बैठे दे सकते हो, आप CNO के साथ रजिस्टर्ड इंडिया में बैठे बैठे कर सकते हो। अगर आपको एल्बर्टा में रजिस्टर करना है तो आपको NNS की टेंशन ही नहीं लेनी है, आपको NNS करवाना ही नहीं है, आपको इतना पैसा भरने की ज़रूरत ही नहीं है। NNS की फीस है, अगर आप सिर्फ RN के लिए अप्लाई करते हो तो 700-800 कुछ है, लेकिन अगर आप RN और RPN दोनों के लिए करते हो तो 1300 कुछ है, जो कि इंडिया के आई थिंक 80-90 हज़ार बनते हैं समथिंग। उसके बाद CNO की फीस अलग है, CNO में पहले रजिस्टर करने की फीस अलग है, फिर उसके बाद अपना जब आपका NCLEX हो जाता है उसके बाद लाइसेंस लेने की फीस अलग है। CNO की फीस है आई थिंक $400-500, फिर लाइसेंस लेने की $200-300 अलग से CNO की फीस है। उसके बाद जब आप अपना एग्जाम भरते हो, जब आप NCLEX देते हो, NCLEX की फीस अलग है, आई थिंक $400-500 वो है, तो वही 20-25 हज़ार इंडिया के हो गए।
तो बहुत सारी फीसेस हैं यार मतलब बहुत ऐसा ना दिमाग खराब करने वाला है यार, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब मैंने तो चलो इधर से कनाडा से किया, कनेडियन डॉलर में मैं अपना पैसा जो भी है मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इंडिया से सब करती तो मेरे पास एटलीस्ट 3-4 लाख मेरे पास होना चाहिए था। अगर 3-4 लाख मेरे पास होता तो मैं ये सारी प्रोसेस करने के बारे में सोच सकती, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव है। क्योंकि यार कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्जन होके ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट हाँ इस पूरी प्रोसेस में आपका इतना पैसा लग जाएगा, ये तो आपको एक अपना माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। फिर अगर आप इंडिया में बैठे बैठे ये सब कर रहे हो तो आप डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको कनाडा आके ज़रूरी नहीं है ये सब करना। इंडिया में बैठे बैठे अब तो सब हो रहा है, ऐसा नहीं पहले आपको कनाडा आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। आप सब कुछ करवा के आ सकते हो इंडिया से, सब कुछ। इवन मेरी एक वन ऑफ माय सीनियर्स उन्होंने भी इंडिया से बैठे बैठे अपना सारा प्रोसेस करवाया, और अभी वो आई थिंक थोड़े टाइम में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो ओनिप में आ रही है, उनका ओनिप प्रोग्राम में निकल गया। इवन अब तो पीआर इतनी ईजी हो गई है यार नर्सेस के लिए, लाइक यू ओनली हैव टू हैव व्हाट 430 मार्क्स और समथिंग and you will get your PR. So why not use this chance? And honestly ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा ये, 1 साल 2 साल 3 साल, जितना नर्सिंग की हाइप जितनी तेज़ी से बनी है उतनी ही तेज़ी से इसमें जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं आई थी, जब मेरा जॉब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, इतनी ज़्यादा। और अब जब मैं देखती हूँ तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही यार। सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन अप्लाइंग फॉर मंथ्स नाउ and they're still not able to get any jobs. So grab the chance when you have it, work on it, all the best. Because honestly अभी आपके पास टाइम है, अभी अच्छा मार्केट बिल्डअप हो रखा है, अभी कर लो। बाद में सोचते रह जाओगे तो सोचती रह जाओगे भाई, सच में। और आपकी जर्नी कैसी रहेगी, कितनी स्मूथ सेलिंग होगी, कितनी इजी होगी, वो आपका डिपेंड करता है कौन सा आप प्रोविंस चूज करते हो। सो चूज योर प्रोविंस वाइजली। सीएनओ का और ओंटारियो का बस हाइप ही रह गया है, इतना कुछ डिफरेंट नहीं है ओंटारियो में। बल्कि आई थिंक ओंटारियो इज द ओनली प्रोविंस जिसमें नर्सेस की सबसे कम सैलरी है कनाडा में। एवरी अदर प्रोविंस पे मोर देन नर्सेस गेटिंग पेड इन ओंटारियो। सो प्लीज कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। ऐसा सिर्फ ये सोच के नहीं आना कि हाँ ओंटारियो ही सब है, ओंटारियो में सब कुछ है, कुछ नहीं है। ओंटारियो में सारी जगह पे सैलरी उतनी ही मिलती है, इवन ज्यादा मिलती है। तो या all the very best for your journey, and if you have any more questions let me know and I'll make videos about them. I'll try to make videos about them. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.